हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। इस वीडियो में बेटे मैं आपको एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवा रहा हूं और ये है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के नाम से है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। क्लास में हमने काफ़ी टाइम लगा के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करके निकलूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारा AS कम टाइम में एक बार गो थ्रू करा दूँ। मैंने बेटे क्लास में सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी और नेचर के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हुआ। नहीं, 1 अप्रैल 2016 से रिवाइज्ड AS एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कोई नया स्टैंडर्ड नहीं है सर। ये पहले 1 अप्रैल 99 को रिवाइज हुआ था और ये एप्लीकेबल तो 1981-82 से है, 81-82 से है। और इसमें इन्होंने 99 में रिवीजन किया, फिर 2016 में रिवीजन किया। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिवाइज्ड वर्जन है और जो रिवाइज्ड वर्जन है वो 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। नेचर तो आपको सबको पता है, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंडेटरी AS का एप्लीकेशन आपको नहीं दिखता तो आपका ऑडिटर कंपनी की रिपोर्ट को क्वालिफाई कर सकता है। बस, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब ऑडिटर इस बात को इंश्योर करेगा कि इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से हुई है कि नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे के आएगा। क्वालिफिकेशन देने का मतलब कमी निकालना स्टेटमेंट्स में कि इन्होंने इस AS को फॉलो नहीं करा, हमने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया। वो ऑडिट रिपोर्ट आपकी AGM में जाएगी, शेयर होल्डर क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टर्स को आंसर करना पड़ेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर। हमारा बस इतना ही रोल है कि मैंडेटरी AS का एप्लीकेशन करवाएं, नहीं होता तो लोगों को बताएं कि इन्होंने किया नहीं। और मैंने एक बात और बताई थी कि AS2 उन एंटिटीज पे लागू नहीं होता जो IND AS फॉलो करती हैं, और IND AS में IND AS 2 है, मतलब AS में भी 2 है इन्वेंट्रीज का और IND AS में भी 2 है, IND AS 2 इन्वेंट्रीज का। मोर और लेस दोनों सेम है, मोर और लेस दोनों सेम है। फिर मैंने आपको क्लास में दूसरा कॉन्सेप्ट समझाया था बेटे, और वो था मीनिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। जिस चीज़ की वैल्यूएशन हमने सीखी थी, मैं सिखा नहीं रहा, रिवाइज करा रहा हूँ। जिस चीज़ की वैल्यूएशन हमने क्लास में सीखी थी, मैंने आपको पहले उसका मीनिंग बताया था और मैंने क्लास में बताया था कि किसी भी एंटिटी के पास 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। पहला, हेल्ड फॉर सेल। कस्टमर आएगा, हमने तो बेचने के लिए रखा हुआ है, किसी शोरूम में जाते हैं, गुड्स खरीद के ले आते हैं, हेल्ड फॉर सेल। एक होता है हेल्ड इन प्रोसेस, फैक्ट्री में माल बन रहा है, इन प्रोसेस है, कुछ बन चुका, कुछ बन रहा है। अच्छा, हेल्ड फॉर सेल का मतलब फिनिश्ड गुड्स जो आपके शोरूम में पड़े हैं, बिकने के लिए तैयार है, कस्टमर आएगा, लो जी ले जाओ, हेल्ड फॉर सेल। और एक होता है इन प्रोसेस, फैक्ट्री में माल बन रहा है, बन के फिर शोरूम पे आएगा और फिर बिकेगा। तो अभी इन प्रोसेस है, कुछ बन गया, कुछ बनना है, अभी कुछ काम हो गया, कुछ रह गया, हेल्ड इन प्रोसेस। और इसकी कंप्लीशन स्टेज होती है 0% से ज़्यादा, 100% से कम। और फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? 100% कंप्लीट गुड्स होते हैं हमारे, तभी तो सेल कर पा रहे हैं। हेल्ड फॉर सेल, फिनिश्ड गुड्स, हेल्ड इन प्रोसेस, WIP। और तीसरा क्या बताया था आपको? हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोसेस। तीसरा होता है जिसको हम कंज्यूम करने के लिए रख के बैठे हैं। कंज्यूम किसको करते हैं? रॉ मटेरियल्स को। तो फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल। एक और बात थी, हेल्ड फॉर कंजम्पशन में रॉ मटेरियल्स के साथ साथ कुछ सप्लाईज भी होती हैं हमारे पास, और मैंने आपको बताया था सप्लाईज को भी रॉ मटेरियल्स की तरह ही वैल्यू किया जाता है। तो कहने के लिए 3 स्टॉक है, लेकिन AS2 4 स्टॉक्स पे बात करता है। हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड इन प्रोसेस, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, बेचने के लिए, प्रोसेस में और कंज्यूम करने के लिए। फिनिश्ड गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज, बिकॉज सप्लाईज आर ऑल्सो हेल्ड फॉर कंजम्पशन। सप्लाईज में फिर मैंने आपको बताया था आपका कंज्यूमेबल्स, आपके पास कुछ लूज टूल्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, आपके पास कुछ लुब्रिकेंट्स का स्टॉक है जो आप यूज़ करते रहते हैं, कंज्यूमेबल्स जो फैक्ट्री में यूज़ होता है। फिर हमने लूज टूल पे बहस करी थी
कि AS2 ने एक बात और बता रखी है कि अगर आपके पास कोई भी लूज टूल है, आपके पास मान लो तीन तरह की मशीन है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। जब भी कोई माल बनता है तो काफ़ी सारे प्रोसेस में से होके निकलता है। अगर कोई भी लूज टूल, कोई भी नट बोल्ट, कोई भी स्पेयर पार्ट आपने सारे मशीनरीज के लिए कॉमन बेसिस पे खरीद के रखा हुआ है, जिस मशीन में ब्रेक डाउन आएगा वहां पे बिना सोचे समझे आप यूज कर लोगे। आप इसमें भी यूज कर सकते हो, आप इस प्रोसेस में भी यूज कर सकते हो, आप मतलब वो लूज टूल सारे प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर तो वो है कॉमन लूज टूल और उसकी वैल्यूएशन AS2 में करेंगे रॉ मटेरियल की तरह। लेकिन अगर लूज टूल का इस्तेमाल आप किसी स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी में कर सकते हो, मतलब प्रोसेस 1 में कर सकते हैं, बाकी के प्रोसेस में वो काम नहीं आता, प्रोसेस 2 में कर सकते हैं, बाकी के प्रोसेस में काम नहीं आता, तो ये बन जाता है स्पेसिफिक लूज टूल और इसकी वैल्यूएशन AS10 बताएगा। हम इसको PPE मान लेंगे और जिस मशीन से रिलेट करेगा उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, वो AS2 में नहीं आ। तो हमने नट शेल में क्या बात निकाली थी कि जितने भी कॉमन लूज टूल हैं जो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं वो AS2 में है, और जो स्पेसिफिक लूज टूल है वो AS10 की वैल्यूएशन में आएंगे। ये मैंने आपको पूरी बात बताई थी। ये देखो आप, हमने इन्वेंट्री का मतलब ये 3 हिस्सों में बांटा था। आपके क्लास नोट्स हैं जी जो मैंने क्लास में लिखवाए थे आपको। ये हमारा हेल्ड फॉर सेल है, ये हेल्ड इन प्रोसेस है, ये हेल्ड फॉर कंजम्पशन है बेटे, ये हमारा WIP है 0 to 100, ये फिनिश्ड गुड्स हैं 100, ये रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज 0%। जैसे खरीदा था वैसे रखा हुआ है, जब इनको कंज्यूम कर लेंगे तो WIP बन जाएगा, तैयार हो जाएगा तो फिनिश गुड। ये तो कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं सर। फिर मैंने आपको सप्लाईज पे एक नोट भी लिखवाया था। क्या नोट था? सप्लाईज कैन बी वैल्यू अंडर दिस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट का मतलब AS2 ओनली इफ दीज आर परचेज्ड। जिस बंदे ने नोट्स बनाए हैं ना, क्लास में हमने बिल्कुल ठीक लिखा था ये, हाँ, these are purchased for common use in all production departments, common use if any consumable store, कोई भी नट बोल्ट ऑयल कुछ भी है, is purchased specifically for a particular machine then it will be dealt under the provisions of AS10। फिर हम उसे PPE मानेंगे और उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास था। अब इन्वेंट्रीज आपके पास 3 तरह की हैं, फिनिश्ड गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज। तो आपको वैल्यूएशन भी 3 तरह की सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो फिनिश्ड गुड्स को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा फिनिश्ड गुड्स में लगेगा इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो अगर आपने कॉस्ट का या कोई वैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो फिनिश्ड गुड्स को बेस बना के सीखा जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि फिनिश्ड गुड्स के अंदर आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, आपकी वेजेस भी आ जाती हैं, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन हम तीनों को अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्लास में इसकी वैल्यूएशन भी बताई थी, इसकी भी बताई थी, इसकी। तो हम आगे चलते हैं अभी, चलो आगे चलते हैं फटाफट। तीनों को आगे डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ये सब हमने समझा हुआ है सर। फिर आ गए थे हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। क्या समझाया था कॉन्सेप्ट नंबर 3 में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में क्या क्या कवर नहीं होता, आउट ऑफ स्कोप। ऐसे कौन कौन से इन्वेंट्रीज हैं जो AS2 के दायरे में नहीं आते। मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पे शेयर डिबेंचर की सेल परचेज करती है, तो साल के एंड में कुछ ना कुछ शेयर डिबेंचर का स्टॉक उसके पास बचेगा ही बचेगा। मान लो मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, तो शेयर खरीदे बेचे, तो साल के एंड में कुछ ना कुछ शेयर डिबेंचर का स्टॉक बच ही जाता है। तो अगर मेरे पास कुछ शेयर डिबेंचर का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो उसकी वैल्यूएशन AS2 नहीं बताएगा, ये कवर नहीं करता। अब उसकी वैल्यूएशन कैसी होगी? तो हम उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे और उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे कर देंगे। हम उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब वो स्टॉक होते हुए भी स्टॉक नहीं माना जाएगा। ये देखो आप, स्टॉक ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये AS2 में नहीं आता। इसकी वैल्यूएशन ऑफ दिस स्टॉक विल बी मेड एज पर AS13 अज्यूमिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर।
एक तो हमने इस स्टॉक को बाहर किया था। दूसरा, मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा एक हॉस्पिटल है और उसमें 25 कमरे हैं, 25 पेशेंट मैंने एडमिट कर रखे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ तो प्रोफेशनल हूँ तो सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो 25 मरीज मेरे 31 मार्च को हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ। इसकी वैल्यूएशन AS2 नहीं बताएगा। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है, मान लो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे कुछ ऑडिट चल रहे हैं, तो अगर मेरी कुछ सर्विसेज अभी पेंडिंग चल रही हैं 31 मार्च को, तो उनकी वैल्यूएशन, पेंडिंग सर्विसेज की वैल्यूएशन AS2 नहीं बताता, सर्विस प्रोवाइडर को ये कवर नहीं करता। लेकिन अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई रॉ मटेरियल है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, अगर उनके पास कुछ दवाइयों का स्टॉक है, वो AS2 वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन मरीज का कितना इलाज हुआ ये वैल्यूएशन AS2 नहीं करता। तो सर्विसेज की वैल्यूएशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास जो सर्विस में यूज होने वाला मटेरियल है उसकी वैल्यूएशन ये कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो आप, वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस, वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, वर्ड पे फोकस करना, सर्विसेज की वैल्यूएशन नहीं करता ये, लेकिन जो मटेरियल वो यूज करते हैं उसकी वैल्यूएशन AS2 में कवर्ड है। बिल्कुल ठीक है जी। फिर मैंने आपको क्लास में बताया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो बताने वाली बात ही नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यूएशन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम 2-3-4 साल ले जाता है, तो 31 मार्च को वैल्यूएशन करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट की कि कितना काम पूरा हुआ है, तो वो AS7 में डिटेल्ड प्रोसीजर है, हम AS7 में सीखेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अगर कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, कोई सीमेंट पड़ा है, ब्रिक्स पड़े हैं, कोई आपका 50 तरह का मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, अगर 31 मार्च को रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है, उसकी वैल्यूएशन AS2 कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर शुड बी वैल्यूड अंडर द गाइडेंस ऑफ AS2। सीमेंट है, कोई ब्रिक्स है, मार्बल है, स्टोन है, कुछ भी है, लेकिन जो साइट तैयार हो गई है उसकी वैल्यूएशन AS7 बताएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, कोई मिनरल ऑयल्स हैं, मिनरल ओर्स हैं, नेचुरल जो आप अंडरग्राउंड रिसोर्सेज निकालते हैं, इनकी वैल्यूएशन AS2 नहीं बताता, ना तो एग्रीकल्चरल आइटम्स की और ना ही मिनरल ऑयल, ये सब बाहर है, इनकी साइंटिफिक वैल्यूएशन होती है। एग्रीकल्चर के ऊपर इंडिया में तो AS है नहीं, इंड AS है, इंड AS 41। मिनरल ऑयल्स के लिए AS तो है नहीं, लेकिन इंड AS है 106, इसके ऊपर इंड AS 106 बना हुआ है। तो ये स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं जो AS में कवर नहीं होती। चले जी आगे, और ये पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, सप्लाईज वाला ये हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी चीज़ें AS2 की वैल्यूएशन के दायरे से बाहर हैं, ना स्टॉक ब्रोकर की वैल्यूएशन, ना ही हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यूएशन, सर्विस प्रोवाइडर के सर्विसेज की वैल्यूएशन, एग्रीकल्चरल, मिनरल ऑयल और सप्लाईज। कौन से सप्लाईज? स्पेसिफिक, कॉमन वाले AS2 में, स्पेसिफिक वाले AS10 में। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में बताए थे बेटे। एप्लीकेशन एंड नेचर हो गया, इन्वेंट्री का मीनिंग रिवाइज हो गया, AS2 में क्या क्या नहीं आता वो भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि वैल्यूएशन करते कैसे हैं। सारे बच्चों को पता है कि वैल्यूएशन रूल क्या कहता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। फिर हम क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आ गए थे, वैल्यूएशन रूल पे। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला कि जिंदल सर, मान लो कॉस्ट आपकी 10,000 है, NRV आपकी 8,000 है, आपने वैल्यूएशन 8,000 पे कर दी, तो बाकी का फिर जो 2,000 है वो कहाँ जाएगा? हम उसको वैल्यूएशन लॉस मानेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस राइट ऑफ होगा। जिंदल सर क्यों राइट ऑफ होगा? एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, क्योंकि प्रूडेंस ये कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लो। तो अगर आपकी इन्वेंट्री 10,000 की है पर उसकी NRV का फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आपके पास माल बेचने के बाद इन पॉकेट क्या आएगा? 8,000। तो आप अपनी बुक्स में 10,000 क्यों दिखा रहे हो? आपको मिलने तो 8,000 ही है, तो 2,000 का नुकसान P&L में अभी राइट ऑफ कर दो और आपकी इन्वेंट्री को आप 8,000 पे वैल्यू करो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर।
2,000 रुपये को राइट ऑफ करो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। फिर बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा था कि जिंदल सर अगर कॉस्ट है 10,000, NRV है 11,000, तो मैं इसको 11,000 क्यों नहीं लिख सकता, लोअर ही क्यों, हायर क्यों नहीं? तो मैंने आपको बोला था फिर एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस ये भी कहता है कि एक्सपेक्टेड इनकम को बुक मत करो, एक्सपेक्टेड लॉसेस का तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर इन्वेंट्री का NRV कम है तो लॉस तो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को बुक नहीं किया जा सकता। तो ये जो 1,000 रुपये का गेन आपको नजर आ रहा है, इन्वेंट्री आपकी बिकी नहीं है और आप 1,000 रुपये की इनकम बुक करना चाहते हो, ये आपका एक्सपेक्टेड गेन है, इसको बुक नहीं किया जा सकता एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, ये गलत हो जाएगा काम। इसलिए विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये चलता रहता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन में भी तो विच एवर इज लोअर ही है, वहां पे भी ये बात बताता हूं मैं। लॉस जितना मर्जी बुक कर लो, आप एक्सपेक्टेड गेन को बुक्स में नहीं ला सकते, अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते आप। जब कमाएंगे तब देखेंगे। चलें जी आगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं वैल्यूएशन सीखने चला। वैल्यूएशन कहती है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो मुझे एक तो कॉस्ट मिल गई, एक NRV मिल गई, मुझे तो 2 कॉन्सेप्ट और नज़र आ गए। तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉस्ट कैसे निकलती है, NRV कैसे निकलती है। जब तक मुझे कॉस्ट निकालनी नहीं आती, NRV निकालना नहीं आता, मैं वैल्यूएशन कैसे करूँगा? वैल्यूएशन तो तभी करूँगा ना जब मुझे कॉस्ट और NRV के बारे में डिटेल्ड पता होगा। तो मैंने क्लास में आपको कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन दी थी। मैंने क्या दी थी सर? AS में लिखी हुई है। मैं तो अपनी तरफ से कुछ पढ़ा ही नहीं सकता आपको, हम तो CA इंस्टीट्यूट से बंधे हुए लोग हैं, है ना, अपनी मर्जी थोड़ा ना करते हैं हम, हमें तो जो कह देते हैं हम कर देते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इन्वेंट्री की एक्सप्लेनेशन दी थी कि कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्सप्लेनेशन ऑन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और अगर आपने कॉस्ट को सीखना है तो आप फिनिश्ड गुड्स को बेस बना के चलें, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स में सबसे ज़्यादा कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इससे ऊपर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। अगर आप फिनिश्ड गुड्स को बेस बना लेते हैं तो कॉस्ट के सारे एलिमेंट आपके डिस्कस हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्लास में जब कॉस्ट को समझाना शुरू किया था, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। एक तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल, एक आपको चाहिए डायरेक्ट वेजेस, और एक आपको चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, और एक आप इसमें जोड़ सकते हैं अदर कॉस्ट। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को मिला लेता हूं, इसको मैं कन्वर्जन कॉस्ट भी कह देता हूं। मटेरियल बाहर है, लेकिन वेजेस और ओवरहेड्स, अगर मैं वेजेस और ओवरहेड्स को मिला लेता हूं तो ये मेरी कन्वर्जन कॉस्ट भी है। तो फॉर्मूला बन जाता है रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ये बन जाती है टोटल कॉस्ट। जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास ज्वाइन की होगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ लेते हैं, लेकिन AS2 क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मटेरियल में ऐड कर लेता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अलग से डिस्कस नहीं करते। जब हम रॉ मटेरियल की अभी वैल्यूएशन करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, कॉस्ट वाले अलग अलग चलते हैं हर चीज़ में। तो AS कहता है अगर आपको फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट वेजेस चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए और अदर कॉस्ट चाहिए। तो मैंने बोला यार मैं वैल्यूएशन सीखने गया तो मुझे 2 नए कॉन्सेप्ट मिल गए, कॉस्ट और NRV। जब मैं कॉस्ट को सीखने गया 4 नए कॉन्सेप्ट और मिल गए कि यार मटेरियल कैसे निकलता है, वेजेस कहाँ से आती हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे लेते हैं, अदर कॉस्ट कैसे लेते हैं। फिर इन 4 एलिमेंट्स को मैंने और डिटेल में समझाया था। ये देखो आप, ये हमारी कॉस्ट थी, इसमें हमने एक तो रॉ मटेरियल लिया था, ये हमारा A पार्ट है। फिर हमने कन्वर्जन कॉस्ट ली थी, ये हमारा B पार्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस आती हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड, और एक हमारे पास है अदर कॉस्ट। फिर हमने इन सबको एक एक करके डिस्कस किया था कि मटेरियल कैसे आएगा, वेजेस कैसे आएंगे, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा और ये कैसे आएगा। तो ये देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो मटेरियल हम यहाँ लेते हैं वो मटेरियल कैसे निकलता है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मटेरियल कहाँ से लाते हो, हम मटेरियल लाते हैं जी वेंडर से, जो हमारा सप्लायर है। तो आपने उसको जो परचेज प्राइस डिसाइड किया है उसके साथ
आप उसको जो पेमेंट करते हो, विच इज़ कॉल्ड परचेज प्राइस। हाँ भाई ये कितने रुपए का माल है, हाँ जी 120 रुपये पर यूनिट देंगे जी आपको, तो 120 रुपये पर यूनिट आपका परचेज प्राइस हो गया। अब इसमें जोड़ो टैक्सेस और ड्यूटीज़, क्यों, टैक्स और ड्यूटीज़ लगाएंगे तभी तो आपका टैक्स इनवॉइस बनेगा। तो परचेज प्राइस ले लो, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ले लो। अच्छा जी फ्रेट इनवर्ड ले लो। अब सप्लायर के प्रीमाइसी से माल उठा के अपनी फैक्ट्री तक लेके आना है तो भाई भाड़ा तो लगेगा, ट्रक का खर्चा तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा फिर ट्रक में माल चढ़ाना भी और उतारना भी है तो लोडिंग अनलोडिंग भी लगेगी। अब रास्ते में माल डैमेज ना हो जाए, चोरी ना हो जाए तो ट्रांजिट का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा आपको। तो एक एक पैसा जो मटेरियल के परचेज के साथ रिलेटेड है वो आप उसकी कॉस्ट में जोड़ते जाओ। परचेज प्राइस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग जिसको हैंडलिंग चार्जेस भी कह देते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एनी अदर एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली related with the acquisition of raw material should be considered as a part of cost of raw material। लेकिन फिर मैंने आपको दो बातें और बताई थी कि जब आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालोगे तो टैक्सेस और ड्यूटीज आपने तभी लेने हैं जब वो नॉन रिफंडेबल हो। मान लो आपने मटेरियल खरीदा, उस पर आपने जीएसटी पे कर दिया और उस जीएसटी का इनपुट आपने आगे क्लेम कर लिया, तो वो आपका रिफंडेबल टैक्स है, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। आपने कोई टैक्स पे किया लेकिन आप उसको आगे एज एन इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, आपको वो रिफंड नहीं मिला, आपको वो रिफंड नहीं मिला, तो फिर वो कॉस्ट में आएगा। तो जितने भी रिफंडेबल ड्यूटीज और रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो आपकी कॉस्ट में नहीं आते, जो नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्स होते हैं वही कॉस्ट में आते हैं। एक और बात बताई थी ट्रेड डिस्काउंट की, कि रॉ मटेरियल की जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो रिफंडेबल ड्यूटीज और रिफंडेबल टैक्सेस के साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट को भी आपने माइनस करके चलना है। अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उससे आपके मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी। रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस की वजह से भी कॉस्ट कम होगी, ट्रेड डिस्काउंट की वजह से भी आपकी कॉस्ट कम होगी। कैश डिस्काउंट नहीं लेना, कैश डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम शो होता है और ट्रेड डिस्काउंट वो मटेरियल की कॉस्ट में से सेट ऑफ करते हैं। ये बात तो हम कई बार डिस्कस करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है। मैं किसी सप्लायर के पास गया, उसने मुझे पहले बोल दिया बाय वन गेट वन फ्री, मुझे उसने बोल दिया जी 1000 यूनिट का ये प्राइस है, 2000 यूनिट का ये प्राइस है, 5000 यूनिट खरीदोगे तो ये प्राइस है। तो ये वॉल्यूम बेस्ड जो प्राइस में रिडक्शन आता है ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कॉस्ट में एडजस्ट होता है। और अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे सप्लायर बोले अगर आप मेरी पेमेंट 15 दिन में कर दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, अगर आप मेरी पेमेंट 1 महीने में कर दोगे, तो जो कलेक्शन और पेमेंट से रिलेटेड डिस्काउंट होते हैं वो कैश डिस्काउंट होते हैं, उसका क्वांटिटी के वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। मान लो मेरे पास एक फ्रेंचाइजी आया, फ्रेंचाइजी कहता है जिंदल साहब 100 बुक्स दे दो, मैं अपने काउंटर से सेल कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि फीस वो लेना जो मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है, आप मेरे से सस्ता ले जाओ। 100 सेट लोगे तो ये प्राइस है, 200 लोगे तो ये प्राइस है, 300 लोगे तो ये प्राइस है, तो वो कॉस्ट काउंट करेगा अपनी। फिर मैंने उसको बोला कि अगर तू 15 दिन में पेमेंट दे देगा तो मैं तेरे को 5% एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। फिर मैं पहला मेरा टारगेट था बेचना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं डिस्काउंट दे के। अब मेरा टारगेट है कि पैसा भी खींच लूँ, तो पैसा खींचने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट है, वो P&L में जाता है बेटे, वो कॉस्ट में नहीं आता। ये बात हमने क्लास में बड़ी टाइम लगा कर डिस्कस करी थी और सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में क्वेश्चन भी किए थे हमने। ये देखो आप, ये हमारा परचेज प्राइस है जी, ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज है जी, ये फ्रेट इनवर्ड है जी, लोडिंग अनलोडिंग है जी, ट्रांजिट इंश्योरेंस, सब खर्चे जोड़ते चलो। ये बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, कुछ खास थोड़ा ना इसमें बताओ। कोई भी ऐसा खर्चा ऑल अदर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन, जोड़ते चलो कॉस्ट आ गई। द फॉलोइंग आइटम शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना आपने, रिफंडेबल एडजस्टेबल ड्यूटीज और टैक्सेस, और एक है ट्रेड डिस्काउंट। इसमें जो लिखा हुआ है ना, ये तो एक्साइज का क्रेडिट है और ये हमारा जीएसटी क्रेडिट है। कोई भी टैक्स हो यार, टैक्स के नाम से मतलब नहीं पड़ता। ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी का ड्रॉबैक है, हमने कोई माल इंपोर्ट किया, उस पर कस्टम ड्यूटी दी लेकिन सरकार ने वापस कर दी,
वो ड्यूटी ड्रॉबैक बन जाता है। एक्साइज पे की, एक्साइज वापस आ गई तो वो सैनवेट क्रेडिट बन जाता है। जीएसटी दिया, जीएसटी आपको आगे एडजस्टमेंट मिलेगी, वो जीएसटी क्रेडिट हो गया आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स का क्या नाम है, टैक्स वापस आ रहा है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी थी। फिर मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 39 भी कराया था, फिर क्वेश्चन नंबर 38 कराया था। छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। हमने क्या शुरू किया था, हमने वैल्यूएशन रूल शुरू किया था। उसमें क्या शुरू किया था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर हमने क्या शुरू किया था, कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन। कॉस्ट में क्या क्या मिला, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर कॉस्ट। हमने क्या रिवाइज कर लिया, रॉ मटेरियल। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, अब हमें आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी डायरेक्ट वेजेस। लो जी, हम आ गए कन्वर्जन कॉस्ट पे। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। क्यों, जब हम कोई माल बनाते हैं तो फैक्ट्री में बनता है, तो फैक्ट्री में वेजेस का रजिस्टर होता है जो डेली बेसिस पे मेंटेन होता है कि हमने डेली कितनी वेजेस। यार जो बंदे फैक्ट्री में काम करते हैं, दिहाड़ी वाले मजदूर, वो तो डेली बेसिस पे अपने वेजेस लेके जाते हैं। हमारे पास एक डेली वेजेस का रजिस्टर होता है, हमारे पास डेली वेज पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। अगर तो आपकी लेबर परमानेंट है तो वो रजिस्टर की फॉर्म में होता है, बाइंडिंग फॉर्म में। एक बार नाम लिख दिया, एब्सेंट प्रेजेंट चलती रहती है। अगर आपकी लेबर टेम्परेरी है, आज किसी को पकड़ लाए, आज इसको पकड़ लाए, तो फिर हम क्या करते हैं, रजिस्टर फॉर्म में नहीं बनाते उसको, हम लूज शीट्स बनती हैं। तो जो वहाँ पे काम करता है उसका नाम डेली चेंज होता है। तो आपको या तो वेजेस का रजिस्टर मिलेगा या आपको रोलिंग शीट्स मिलेंगी, कुछ भी हो। फैक्ट्री में जाओ, उनको पूछो बता भी पूरे साल में कितनी वेजेस की पेमेंट की है, तो आपको फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स में से वेजेस की पेमेंट उठानी है और फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर लेनी है। ये देखो आप, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस शुड बी टेकन एज पर द फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, पेरोल शीट्स और वेजेस रजिस्टर। कॉस्टिंग पढ़ी आपने तो आपको टीचर ने बताया होगा, कॉस्टिंग वाले ने, कि पेरोल शीट्स में और वेजेस के रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है। एक लूज लीव्स है और एक आपके क्या है, एक बाइंडिंग फॉर्म में है। तो टेम्परेरी परमानेंट लेबर का चैप्टर पढ़ते ही हैं। तो वेजेस की कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, फैक्ट्री रिकॉर्ड देख लेंगे। मटेरियल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वेजेस फैक्ट्री रिकॉर्ड। फिर हमने शुरू किया था जी फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन से होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ गई तो खर्चा बढ़ गया, प्रोडक्शन कम हो गई खर्चा कम हो गया। नहीं समझे, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10,000 तो मेरी किताबें प्रिंट होंगी 10,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5,000, किताबें प्रिंट होंगी 5,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 15,000 तो किताबें प्रिंट होंगी 15,000। तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से मेरी बुक्स की जो प्रिंटिंग है वो फ्लक्चुएट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। सेल बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, सेल कम हो जाएगी खर्चा कम हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी खर्चा। वेरिएबल ओवरहेड्स। एक होता है आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स। मेरे पास स्टूडेंट आए या ना आए, मैनेजर मेरा लाख रुपए महीना लेता है तो लेगा ही। वो कहता बाबू जी आपके पास स्टूडेंट नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मैं तो आपसे लाख रुपए महीने के हिसाब से लगा था आपके पास, स्टाफ की सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी, ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स वो है जो अमाउंट में फिक्स है, क्वांटिटी बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल वेरी करता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड्स की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं, करंट ईयर में जो प्रोडक्शन हुई है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओवरहेड पर यूनिट से, क्योंकि वेरिएबल है, मुझे पता है कि एक किताब का सेट 500 रुपये का बनता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से किताबों का खर्चा मैं 1 सेकंड में निकाल लूँगा। तो कुछ नहीं करना, वेजेस के लिए तो आपको फैक्ट्री रिकॉर्ड्स देखने हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट वेजेस में कोई टेंशन नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का फंडा था ये थोड़ा डिफरेंट था और ये कॉस्टिंग सिस्टम से अलग था। मैंने आपको इसमें रिकवरी रेट निकालने की सलाह दी थी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके अमाउंट में फिक्स हैं,
और प्रोडक्शन घट बढ़ सकती है आपकी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर। इसके बेसिस पे रिकवरी रेट निकलेगा। मान लो मेरे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो 2 लाख के हैं, मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है वो 8000 का है, 8000 यूनिट्स का, और मेरा जो नॉर्मल आउटपुट है वो 10,000 यूनिट्स का है। नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या था कि मेरी जो फैक्ट्री है वो 10,000 यूनिट्स बना सकती है, लेकिन मेरे को ऑर्डर कम मिले हैं, मैंने तो 8000 ही बनाए हैं। तो यहाँ पे AS2 कहता है कि आप 8000 यूनिट्स अगर आपने बनाए हैं तो ओवरहेड भी 8000 यूनिट्स के ही लो। ये जो आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, ये तो 10,000 की कैपेसिटी पे खर्च किए हैं, तो हमने 2 लाख लेना है। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, बताओ कौन सा है हायर है? 10,000। तो आपका रिकवरी रेट आ गया 20 रुपये। तो आपने 20 रुपये पर यूनिट नॉर्मली खर्च किए हैं, इसको गुना करो 8000 से, तो 1,60,000 रुपये आपके एक्चुअल आउटपुट के ऊपर एलोकेट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड्स। अच्छा, खर्च कितने किए? 2 लाख, रिकवर कितने हुए? 1,60। अंडर रिकवरी कितनी रहेगी? 40,000। क्यों? 2,000 यूनिट्स आप बना ही नहीं पाए, तो 2,000 यूनिट्स के ऊपर जो 40,000 खर्च हुए हैं वो आपके अंडर रिकवर हैं, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन फिनिश्ड गुड्स की जो वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, तो 8,000 यूनिट्स के हिसाब से 1,60 ही लेना है आपने। तो रॉ मटेरियल 1,60 का लेना, रॉ मटेरियल 8,000 यूनिट्स का लेना है, डायरेक्ट वेजेस आपने 8,000 यूनिट्स के लिए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स आपने 8,000 यूनिट्स के लिए हैं, क्योंकि आपकी एक्चुअल आउटपुट ही 8,000 है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी 8,000 यूनिट्स के लेने हैं। और अंडर रिकवरी जो आपके वेस्ट हो गए हैं, जो आप यूज नहीं कर पाए, P&L में डाल दो। दूसरा केस एक और मैंने बताया था आपको, फिक्स्ड ओवरहेड्स है मान लो 2 लाख के, और एक्चुअल आउटपुट आपकी है मान लो 11,000, और आपकी जो नॉर्मल आउटपुट है वो 10,000। पहले तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है? कई बार एबनॉर्मल गेन हो जाता है। मतलब ये जो नॉर्मल आउटपुट है, जब हम सेट करते हैं कि फैक्ट्री कितना बना सकती है, तो उसमें आइडल कैपेसिटी होती है कि लेबर कितना टाइम खराब करेगी, मशीन का ब्रेकडाउन और ये और वो सारी चीज़ें काउंट करके नॉर्मल आउटपुट निकालते हैं। कई बार क्या है, लेबर अच्छा काम करती है, मशीन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो आउटपुट बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है, हमने जो नॉर्मल लेवल सेट किया था उससे ज़्यादा माल बन गया। तो अब हम पुराने वाली टेक्निक से चलते हैं, तो विच एवर इज हायर लेना है। एक बच्चा कहता नहीं सर, आपने 2 लाख लो, इसको पहले की तरह 10,000 से डिवाइड करो, और इसको 20 रुपये में निकालो, और इसको 11,000 पे लगाओ, तो 2,20,000 बनते हैं। यहीं पे AS2 नाराज़ हो जाता है। सर AS2 कहता है क्या कर रहे हो, आपने खर्च कितने किए हैं? 2 लाख, तो आप 2,20 कैसे जोड़ सकते हो? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हम तो आपको कह रहे हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, आप तो कॉस्ट से ऊपर जा रहे हो। खर्च किए हैं 2 लाख, तो 2,20 कैसे ले लिए? मतलब 20,000 की ओवर रिकवरी आ रही है। ओवर रिकवरी अलाउड नहीं है सर। कॉस्टिंग में तो टीचर कहता था अलाउड है। अरे कॉस्टिंग वाले को छोड़ो, फैक्ट्री में हम AS की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, हम शेयर होल्डर के पास जाने वाले रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम वैल्यूएबल कंटेंट की बात कर रहे हैं। कॉस्टिंग वाले ठीक कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अकाउंट्स वालों के हिसाब से ये AS2 अलाउ नहीं करता। क्या सर, इस तरह से तो कॉस्टिंग वाले अलग चलेंगे, अकाउंट्स वाले अलग चलेंगे। तो जब दोनों अलग अलग चलते हैं तभी तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रिकंसिलिएशन का कॉस्टिंग में, तो वो रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट वाले चलते हैं अलग रूल्स के, अकाउंट्स वाले चलते हैं अलग, तो बाद में रिकंसाइल कर लेते हैं प्रॉफिट को। और रिकंसिलिएशन का चैप्टर क्यों पढ़ा था आपने? तो इस बात की टेंशन मत लो कि कॉस्टिंग वाले अलग कह रहे हैं, AS वाले। यहाँ जो पढ़ा जा रहा है वो यहाँ पे सीखो आप। 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। अब क्या करें? अब हमारा रूल एक्चुअल आउटपुट और नॉर्मल आउटपुट विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 11,000। तो हम इसको 10,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, और हमारा जो रिकवरी रेट है वो रिकवरी रेट कम होके निकलेगा। रिकवरी रेट 20 रुपये नहीं है, डाउन कर दो। और जब रिकवरी रेट ही आप कम कर दोगे तो आपका कभी भी ओवर रिकवरी आएगा ही नहीं। यानी AS2 में अंडर रिकवरी तो आ सकती है, ओवर रिकवरी अलाउड नहीं है। इसलिए याद रखना फॉर्मूला, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट विच एवर हायर पे लेना है। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं सर? अरे भाई साहब, फैक्ट्री ओवरहेड्स
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, 3 तरह के होते हैं, कॉस्ट शीट में पड़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग AS2 कॉस्ट में नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माल को बनाने से रिलेटेड कॉस्ट की डिस्कशन हो रहे हैं। फैक्ट्री में माल बनता है तो फैक्ट्री की 4 दीवारी में जो पैसा खर्च होता है वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन फैक्ट्री की 4 दीवारी के बाहर जो खर्चा होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग का पार्ट है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आता। हम इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, माल बनने तक की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मटेरियल हो गया, वेजेस हो गए, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए, और फिर था अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट तो सर देखने को मिलता नहीं। कैसे? अदर कॉस्ट है स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब कभी कभार हमारे पास स्पेशल ऑर्डर आ जाते हैं। अगर किसी कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो और वो स्पेशल कुछ पैसे लगवाना चाहता है तो कोई बात नहीं, जो ऑर्डिनरी स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन तो यहीं पे ख़त्म, और अगर कुछ स्पेशल इन्वेंट्री तैयार हो रही है किसी के स्पेशल ऑर्डर पे तो उसमें अगर कुछ खर्चा एक्स्ट्रा में होगा तो वो अदर कॉस्ट में लिख लेंगे हम। मेरी बात समझ रही है? अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर को किसी कस्टमर ने कह दिया कि मेरा जो वाटर टैंक है ना, जो पानी की टंकी होती है यार, वो ना ट्रम्प की बना दे, ऐसा लगे लोगों को कि ट्रम्प हमारी छत पे खड़ा है। कोई लोग कहते हैं फुटबॉल बना दे, कोई कहते हैं बाज बना दे। आपने देखा होगा कोठियों के ऊपर वो पानी के टैंक होते हैं जो डिज़ाइनर, तो उसमें पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, बना देता हूँ जी, पैसे आपके हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, तो वो कॉस्ट में जोड़ लेता है उसको। गुच्ची के पास ऑर्डर गया मिसिस अंबानी का कि भाई जो शू आप बना रहे हो ना, जो कस्टमाइज़ करके बनाना है, तो इसके यहाँ डायमंड लगा देना, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो गोल्ड, यहाँ पे वो। तो आम जूता लाख रुपए का है, उनका जूता 40 लाख का है। तो वो क्या करेंगे, वो हिसाब रखेंगे अदर कॉस्ट का कि भाई कस्टमर की स्पेसिफिकेशन आई है, तो जितना जितना वो बोलेंगे वो जोड़ते जाएंगे उसके अंदर। अदर कॉस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलती। हम यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टॉक की बात करते हैं, स्पेशल स्टॉक का हिसाब रखना ही पड़ता है आपको। अच्छा जी, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन भी करा रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स के हैं ये सब। अच्छा, ये अदर कॉस्ट हो गया, देख लो आप, मैं आपको रीड करा देता हूँ अदर कॉस्ट भी। ये अदर कॉस्ट है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS2, द अमाउंट ऑफ अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री for which it is incurred. For example, it may be appropriate to include cost of designing product for specific customers in the cost of inventories. Bata company making shoe of gold instead of leather. Extra expenses or cost should be added to the cost of valuation. बाटा वाला एग्जांपल दिया था आपको, लेदर के शू की जगह कोई बंदा सोने का शू बनवा रहा है जी, बताओ। अब शेखों के वीडियो तो आते रहते हैं, हर चीज़ ही सोने की है, उनके जहाज भी सोने के, बेड भी सोने के, तो ऑर्डर पे बनते हैं सर। लाइफ जितनी सिंपल हो उतनी बढ़िया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारे एक्सपीरियंस करके देखे हुए हैं। जितना लाइफ को आप सिंपल रखोगे उतनी लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी, जितना लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लोगे परेशान होते रहोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जितना लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लोगे, क्योंकि आदमी का फिर माइंडसेट और स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल वहीं फिक्स हो जाता है। मेरी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मैं और जतिन। मैंने जतिन को भी ये बात समझाता हूँ, मैं कहा हमने नाइकी से ऊपर के शूज़ नहीं लेने, नाइकी, एडिडास और लेदर में मैं कोलहान तक जाता हूँ। हमारी वाइफ चाहे कुछ भी लेती रहे, गुच्ची ले लें, वर्साचे ले लें, पराडा ले लें, कुछ भी ले लें, मैंने जतिन को वहाँ तक नहीं जाने देना। मैंने जतिन को रोका हुआ है, मैं कहा एक बार तूने ये पहन ली है, तेरा लाइफस्टाइल वहाँ सेट हो गया, ज़िंदगी भर के लिए तू उनका गुलाम हो गया। क्योंकि लोगों, अगर तूने एक बार गुच्ची पहना, अगली बार नहीं पहना, तो भी तू अपने आप में फील करेगा, लो फील करेगा। हमने जाना ही नहीं वहाँ, हम तो जैसे हैं रफ एंड टफ वही वैसे ही रहते हैं, लोग हमें वैसे ही सोचते हैं। हमने फंसना ही नहीं इनके जाल में,
इसलिए आपको भी ये बात बोलूँगा, जितना मर्जी पैसा कमाओ, लाइफ को सिंपल रखना, नेवर कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच कह रहा हूँ आपसे, मैंने सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए। मेरे पास BMW 7 सीरीज भी है, लेकिन मैं i20 पे घूमना पसंद करता हूँ। अरे कहीं से भी निकाल लो, ट्रैफिक कंडीशन देखी है इंडिया की, और जब 7 सीरीज में बैठो, और यार स्क्रैच ना लग जाए, अरे यार रोक लो, ड्राइवर को टोकता रहता, अरे यार स्लो चला ले, ठोक मत दियो। क्यों? ठुक गई तो पैसे फिर और लगेंगे। खड़ी है i20 सर, लाइफ सिंपल है। लोग भी कहते हैं यार बड़ा सिंपल आदमी है ना जी। चलो, ये सारे मैंने क्वेश्चन वोश्चन भी करा दिए थे आपको, सब कुछ किया हुआ है हमने। मैं जोश में ना लेक्सस ले आया, दूसरे दिन ही उसके ऊपर स्क्रैच आ गया, वो खड़ी है घर पे। मैं तो सर i20 में खुश हूँ अपना, ना BMW बढ़िया लगती है, ना जिस देश में आप रहते हैं जैसे ट्रैफिक कंडीशन है उसके हिसाब से जियो। लो सर, ये हमारा सर कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, और हम आ गए NRV के ऊपर। कॉस्ट के डिस्कशन करते करते NRV पे आ गए। NRV क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको पता है जब हम माल बेचने जाएंगे तब कुछ खर्चे भी होंगे, तो सेल में से खर्चे कट कटा के इन पॉकेट क्या आएगा? इन पॉकेट, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। माल को बेचने में जो लगता है कि पैसे आपके और लगेंगे, मान लो आपको सेल पे कमीशन देना है, तो कमीशन कट के तो पैसे मिलेंगे। कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर, NRV मीन्स नेट सेल प्रोसीड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट सेल प्रोसीड। आपको करना क्या है? पहले सेलिंग प्राइस लेना है, फिर जो खर्चे वर्चे होंगे सेल करने पे वो कट कटा के वो लेने आपने। चलिए जी आगे। फिर मैंने आपको वैल्यूएशन रूल करवाया था। वैल्यूएशन रूल सबसे पहले था फिनिश्ड गुड्स, बड़ा ही सिंपल था जी, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट का मतलब आपको पता है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, अदर कॉस्ट। NRV का मतलब आपको पता है, सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। क्वेश्चन बता देगा कितना पैसा और खर्च होगा, वैल्यूएशन हो जाएगी। फिर हमारे पास है रॉ मटेरियल। इसकी वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी सर, मैं रुक गया। मैंने क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज किया था कि क्या रॉ मटेरियल को बेचना है आपने या कंज्यूम करना है? रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर सेल है या हेल्ड फॉर कंजम्पशन है? तो आप बच्चों ने मुझे जवाब दिया था सर, पेनड्राइव में कैसे जवाब दिया था? अरे मन में जवाब दिया था कि रॉ मटेरियल तो सर हेल्ड फॉर कंजम्पशन है, तो इसको तो बेचना ही नहीं। जब इसको बेचना नहीं तो हम इसकी NRV क्यों निकालें? जिस मटेरियल को आपने कंज्यूम कर लेना है, बेचना ही नहीं, तो हम उसकी वैल्यूएशन क्यों करें? कंज्यूम कर लेंगे वो ठीक है। तो मैंने आपको रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया था कि आप रॉ मटेरियल्स की वैल्यूएशन नॉर्मली कॉस्ट पे ही करते हैं। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन नॉर्मली कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि हमने इसको बेचने के लिए खरीदा ही नहीं, हम तो कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बताई थी आपको। रॉ मटेरियल को जब हम कंज्यूम करेंगे तो क्या बनेगा बताना? जनरल सर, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे तो फिनिश्ड गुड्स बनेंगे। तो AS2 ये कहता है कि सबसे पहले आप फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन करो, फिर ये चेक करो कि इसकी कॉस्ट अगर 10,000 है और इसकी NRV 8,000 है, तो इसकी वैल्यूएशन 8,000 पे हो रही है। इसका मतलब आपके जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो लॉस पे हैं। NRV पे वैल्यूएशन होने का मतलब आपके फिनिश्ड गुड्स लॉस पे हैं। जब आप रॉ मटेरियल को कंज्यूम करेंगे और ये फिनिश्ड गुड बनेगा तो ये फ्यूचर में लॉस पे जाएगा। इसका मतलब ये कि रॉ मटेरियल में इनडायरेक्टली लॉस नजर आ रहा है। जिंदल सर एक बात बताना, अगर फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर रहे हैं तो
पहले मेरे को पूरा करने दो। नहीं सर पहले बताओ, अगर ये NRV 18 है तो ये वैल्यूएशन 10 है। तो बेटे अगर आपके फिनिश्ड गुड्स की NRV ज़्यादा है और आप इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका फिनिश्ड गुड प्रॉफिट में है। अगर आपका फिनिश्ड गुड प्रॉफिट में है तो उसके सारे एलिमेंट भी प्रॉफिट में है, क्योंकि फिनिश्ड गुड अकेला नहीं है, उसमें मटेरियल भी है, वेजेस भी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी है, सब कुछ है। अगर आपका फिनिश्ड गुड ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसके एलिमेंट भी प्रॉफिट में है। तो रॉ मटेरियल में लॉस है ही नहीं, तो आपको वैल्यूएशन कॉस्ट पे कर देनी चाहिए। तो रूल बन गया कि फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन अगर कॉस्ट पे होगी तो इसका मतलब फिनिश्ड गुड में कोई लॉस नहीं है, बिकॉज NRV ज़्यादा होगी तभी कॉस्ट पे आ रहा है, तो उसके एलिमेंट्स भी प्रॉफिट में है, तो रॉ मटेरियल भी आपका प्रॉफिट में है, सीधा कॉस्ट पे वैल्यू कर दो। तो मैंने आपको क्लास में बताया था शॉर्टकट में, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन चेक करो क्या कॉस्ट पे, हाँ जी सर, रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे कर दो, प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उल्टा केस हो जाए, उल्टा केस, अगर फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन NRV पे हो रही है और फिनिश्ड गुड आपका लॉस पे है क्योंकि 2000 का लॉस है, इसका मतलब रॉ मटेरियल जो कि फिनिश्ड गुड का एक एलिमेंट है तो वो भी लॉस रिपोर्ट कर रहा है, तो अब आपको इसकी वैल्यूएशन कर देनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट लेंगे, इसका NRV लेंगे और विच एवर इज लोअर पे इसकी वैल्यूएशन। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। रॉ मटेरियल पे वैल्यूएशन प्रिंसिपल तब लगाना है जब फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन NRV पे हो रही हो। अगर आपका फिनिश्ड गुड NRV पे है इसका मतलब वो लॉस दिखा रहा है, तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट लो, रॉ मटेरियल का NRV लो और इसका विच एवरेज लोअर निकालो। और अगर आपका फिनिश्ड गुड ठीक ठाक है, उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे चल रही है, कोई लॉस वॉस नहीं है, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करनी ही नहीं है, रॉ मटेरियल सीधा कॉस्ट पे आ जाएगा, नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। और पेपर में भी लिख के आना है कि फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन, द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैज बीन डन एट कॉस्ट, सो वी हैव वैल्यूड रॉ मटेरियल एट कॉस्ट डायरेक्टली। ये रूल है। और अगर फिनिश्ड गुड नुकसान दिखाएगा तो उसका एलिमेंट भी नुकसान में है, तो मटेरियल की वैल्यूएशन होगी। तो मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल का NRV तब लेना। आपने ये बात क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस करी थी। ये देखो आप, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन करनी है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इफ फिनिश्ड गुड आर वैल्यूड एट NRV इट इंडिकेट्स द लॉस। अरे पता है भैया, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, फर्स्ट केस, इफ वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज मेड एट कॉस्ट, अगर फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट पे है, नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। अगर इसकी वैल्यूएशन NRV पे है, प्रिंसिपल लगा दो, मटेरियल की अपनी कॉस्ट, मटेरियल का अपना NRV। फिर तीसरी वैल्यूएशन थी WIP की। फिर मैंने आपको क्लास में वैल्यूएशन बताई थी बेटे WIP की, अगर आपको याद हो तो, WIP की वैल्यूएशन। तो इसका NRV निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। NRV कैसे निकलेगा, आपको सेलिंग प्राइस लेना है, फिर आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेना है, जो खर्चे वर्चे इसको बेचने में लगेंगे। एक चीज़ और माइनस करनी है और वो है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नहीं समझे, अगर ये माल WIP है तो अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, प्रोडक्शन कंप्लीट करने में पैसे लगेंगे। मैंने अपने वैल्यूअर को बुलाया, सर्वेयर को, और उसको पूछा WIP में कितना माल है। वो कहता बाबू जी WIP में 40 लाख का माल है। मैंने उसको बोला WIP में जो 40 लाख तुमने लगाए हैं इसमें और कितने लगे हैं। कहता जी इसमें 20 लाख का खर्चा अभी और होना है, तब जाके ये फिनिश्ड गुड बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस में से अगर मैं बेचने के खर्चे हटा दूं और एक 20 लाख रुपए और हटा दूं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगेंगे, तो मेरा जो NRV है वो उसी स्टेज पे आ जाएगा जिस स्टेज पे मेरे WIP गुड्स हैं।
अगर मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस करता हूँ सिर्फ एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, तो ये एनआरवी है फिनिश्ड गुड्स की। अगर मैं इसमें से एक चीज़ और माइनस कर लूँ कि यार डब्ल्यूआईपी गुड्स को कंप्लीट करने में और पैसे कितने लगेंगे, वो भी जेब से जाएंगे, तो मैं सीधा डब्ल्यूआईपी स्टेज पे आ जाऊंगा। अगर आप इसकी एनआरवी निकाल लो तो उसकी वैल्यूएशन करना आसान है। ये बात मैंने आपको क्लास में डिस्कस करके बताई थी कि फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन है तो एनआरवी फिनिश्ड गुड्स पे लेके आओ, रॉ मटेरियल का है तो एनआरवी रॉ मटेरियल पे लेके आओ, डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन है तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एनआरवी डब्ल्यूआईपी ले। ये देखो आप, इसका एनआरवी तो मेन था, एनआरवी सेलिंग प्राइस लो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लो, ये तो बेचने के खर्चे हो गए। एक चीज़ और माइनस करो, प्रोडक्शन को फिनिश करने के लिए पैसे भी लगेंगे आपके, तो आपकी जेब से जो निकलता जा रहा है वो माइनस करते चलो। एनआरवी आ गया कहाँ, डब्ल्यूआईपी का एनआरवी है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने आपको सप्लाईज के लिए भी लिखवाया था। अगर आपका रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर कंजम्पशन है तो सप्लाईज भी हेल्ड फॉर कंजम्पशन है, और एक नोट लिखवा दिया था कि जो कॉन्सेप्ट आपने रॉ मटेरियल का पढ़ा अभी केस 1 केस 2 सेम आपका सप्लाईज पे लगेगा। रेफर रूल 2 सेम रूल एज फॉर रॉ मटेरियल, क्योंकि जब दोनों कंजम्पशन के लिए हैं तो रूल भी दोनों का सेम है। तो देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, एप्लीकेशन एंड नेचर से, फिर इन्वेंट्री का मीनिंग, फिर क्या क्या AS2 के दायरे में नहीं आता, फिर वैल्यूएशन रूल क्या है, फिर कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर एनआरवी कैसे निकलता है, फिर हम कैसे करते हैं, फिनिश गुड्स का रूल, रॉ मटेरियल का रूल, डब्ल्यूआईपी का रूल और आपका इसका सप्लाईज का रूल। और पेपर में डब्ल्यूआईपी का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक तो पेपर में रॉ मटेरियल का क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको फिनिश्ड गुड्स के अलग अलग केस दे सकता है कि बताओ इस केस में रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू होगा, इस केस में रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू होगा, या फिर डब्ल्यूआईपी का केस आ सकता है, क्योंकि इसमें एनआरवी की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये बात मैंने आपको क्लास में बेटे बताई थी। अच्छा, फिर हम चलते चलते एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए थे, और ये था कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स का। कैसे बताता हूँ। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट्स का, इसके दो हिस्से हैं, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। ऑर्डर ऑलरेडी रिसीव्ड। मेरे पास गोडाउन में 10,000 यूनिट्स बने हैं, इसमें जो 5,000 यूनिट्स हैं वो मैंने ऑर्डर पे बना के रखे होंगे, और अगर मैं कोई क्वांटिटी ऑर्डर पे बनाता हूँ तो वो बन जाते हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट सेल यूनिट्स। तो ये अभी बेचने हैं, ये मेरे नॉर्मल यूनिट्स हैं, ये बिकने हैं, अभी बिके नहीं है, बिकने हैं। तो यहाँ पे AS2 कहता है इसकी वैल्यूएशन अलग होगी और इसकी वैल्यूएशन अलग होगी। मैंने बोला जी वो कैसे? कहते हैं जब आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे, जब आप नॉर्मल यूनिट्स की वैल्यूएशन करेंगे, जब आप उन यूनिट्स की वैल्यूएशन करेंगे जो अभी बिकने हैं, जो अभी बिकने हैं, जो अभी बिकने हैं, तो इसकी वैल्यूएशन के लिए आप लेंगे कॉस्ट और एनआरवी। तो जो एनआरवी है वो मार्केट प्राइस के बेसिस पे लेना है। कौन सा मार्केट प्राइस? जो बैलेंस शीट डेट को चल रहा है आपका। जो यूनिट्स अभी आपने बेचने हैं तो उसकी वैल्यूएशन के लिए जो आप सेलिंग प्राइस यूज़ करेंगे वो मार्केट प्राइस होना चाहिए, और वो भी बैलेंस शीट डेट का कि मार्केट में चल क्या रहा है। फिर इसमें से खर्चे वर्चे माइनस करके एनआरवी निकाल लेंगे। लेकिन जब आप इन यूनिट्स की वैल्यूएशन करेंगे तो इसके लिए जब कॉस्ट लेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं लेना। जिन यूनिट्स को आपने अभी बेचना है उनकी वैल्यूएशन के लिए जो एनआरवी डिपेंड करेगा वो मार्केट प्राइस पे करेगा जो अभी चल रहा है। लेकिन जो यूनिट्स आप ऑलरेडी बेच चुके हैं, ऑर्डर पे बना रहे हैं, तो उनका प्राइस भी फिक्स होगा। आपने प्राइस डिसाइड कर लिया होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस।
तो इसकी वैल्यूएशन के लिए आपको मार्केट प्राइस नहीं लेना, कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस लेना है, और प्रिंसिपल बन जाएगा कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। अच्छा, ये पॉइंट है। तो अगर आपके पास कोई माल ऑर्डर पे बना पड़ा है तो उसके लिए एनआरवी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस के बेसिस पे चलो आप। प्रिंसिपल वही रहेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर। तो प्राइस का डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। इस पे मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 41 कराया था। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले यूनिट्स हैं 200 और 150 विच एवर इज लोअर, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस था, ये हमारी कॉस्ट थी, तो इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट पे हो गई। लेकिन जब हम नॉर्मल यूनिट्स पे आए तो 90 रुपये ले रखे हैं, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, बुक आपके पास है, 2 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी आपको। ये क्वेश्चन इस तरह से था, इसमें कॉस्ट थी 150, कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस था 200, और आजकल जो एनआरवी मार्केट प्राइस चल रहा है वो 90 रुपये का है। तो ये नॉर्मल यूनिट्स के लिए है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल यूनिट्स के लिए, अलग अलग प्राइस के हिसाब से चलना है। तो 150 और 200 विच एवर इज लोअर, 150 और 90 विच एवर इज लोअर, इसलिए इसकी वैल्यूएशन 90 पे हुई है, इसकी 150 पे हुई है। जो माल आप ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है, और जो माल अभी बिकना है उसमें नुकसान है। ये 41वां क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, आप देख लेना प्लीज़, मुझे आगे बढ़ने दो। अच्छा जी, फिर हम चलते चलते और आगे बढ़े। फिर हम आ गए थे लेक्चर नंबर 2 में, पार्ट 2 का मतलब वीडियो 2। ये हमारे पास सर अगला कॉन्सेप्ट था जॉइंट कॉस्ट का। एक कंपनी है जी, वो एक प्रोसेस चला रही है और उसमें जॉइंट इनपुट है लेकिन आउटपुट कई आ गए। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी। अंडरग्राउंड जो हम तेल निकालते हैं और जब उसको रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल और अपना क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, घासलेट कहते हैं उसे, कैरोसिन, कई तरह के उसमें प्रोडक्ट निकलते हैं। तो प्रोसेस तो कॉमन है, कॉमन प्रोसेस पे जो पैसा लग रहा है वो भी कॉमन है, लेकिन आउटपुट मल्टीपल है। आपका कॉस्टिंग में एक चैप्टर है स्पेशल इसके ऊपर, आपने पढ़ा होगा। तो जब आपकी प्रोसेस कॉमन है तो कॉस्ट भी कॉमन होगी, जिसको हम जॉइंट कॉस्ट कह देते हैं। अगर एक प्रोसेस में हम खर्चा कर रहे हैं तो उसको जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे, लेकिन आउटपुट मल्टीपल बन रहे हैं तो इस जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन इस पे होना चाहिए। और जब तक आप जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन सारे आउटपुट्स पे नहीं करोगे तो इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं आएगी। जब तक इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं आएगी तो कॉस्ट और एनआरवी वैल्यूएशन प्रिंसिपल कैसे लगाओगे आप बता दो। तो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन सीखा था हमने कि अगर एक प्रोसेस हो और उसमें कॉमन इनपुट हो, जॉइंट कॉस्ट आप खर्च कर रहे हो, तो उसको हम आउटपुट पे कैसे एलोकेट करते हैं, सेल्स एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट का मतलब ये 3 प्रोडक्ट आपके अभी अभी सेपरेट हुए हैं, तो इनके यूनिट्स ले लो और इनका सेलिंग प्राइस ले लो, इसको बोलते हैं सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। और मैंने क्लास में समझाया था कि जो यूनिट ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके हिस्से में जॉइंट कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, जो कम वैल्यूएबल है उसके हिस्से में। तो बिल्कुल ठीक टेक्निक है ये। तीनों की सेल्स वैल्यू निकाल लो, जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं इनटू सेल्स सेलिंग प्राइस, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, तो ये बन जाता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। और इसकी रेशो में जॉइंट कॉस्ट बांट लो। फिर मैंने आपको बाय प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था। बाय प्रोडक्ट क्या है? वेस्ट है सर। जब आप कोई प्रोसेस करते हैं कॉमन बेसिस पे तो मेन प्रोडक्ट निकलते हैं, मेन प्रोडक्ट, लेकिन कभी कभार कुछ स्क्रैप भी आता है सर, स्क्रैप भी निकलता है। तो क्या करें? कुछ नहीं करना,
इसका आप सेलिंग प्राइस ले लो, सेल्स वैल्यू, फिर इसको आप जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर लो, नेट जॉइंट कॉस्ट निकाल लो और फिर उसको एलोकेट कर दो इन तीनों पे। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कॉमन प्रोसेस में खर्च किए 10 लाख और मेरे को बाय प्रोडक्ट के स्क्रैप से मिल गए 1 लाख, तो मैंने नेट 9 लाख ही खर्च किए हैं, तो मैं 9 लाख को एलोकेट कर दूंगा। बाय प्रोडक्ट का कुछ नहीं करना, बाय प्रोडक्ट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर लो, नेट जॉइंट कॉस्ट निकाल लो और फिर सारे प्रोडक्ट पे एलोकेट कर दो, बस इतने काम है इसका। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो आप, पहला स्टेप, सबसे पहले आप एनआरवी निकालो बाय प्रोडक्ट की, ठीक है जी। फिर टोटल जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस कर लो, किस में से, जॉइंट कॉस्ट में से, और फिर जो बाकी की जॉइंट कॉस्ट बचेगी उसको एलोकेट कर लेना आप। ये प्रोसेस है हमारा। सर इतने सारे पॉइंट्स कवर किए थे अपने क्लास में, पढ़ी होंगे बेटे, ये देखो क्वेश्चन भी करा रखे हैं आपको, 6, 7 दो बढ़िया क्वेश्चन करा रखे हैं इसके ऊपर। फिर हम कॉस्टिंग फॉर्मूलाज पे आ गए थे। सर ये फीफो और ये वेटेड एवरेज, ये तो कॉस्टिंग की क्लास में पढ़ना, ये मैंने बोला था आपको। फीफो कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वेटेड एवरेज वहाँ पढ़ाया जाता है, तो इसमें मेरे पास करवाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक मेथड समझाया था, रिटेल वैल्यू मेथड, रिटेल वैल्यू मेथड जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे लगता है। मैंने एग्जांपल दिया था बिग बाजार का, चलो अब तो बंद हो गए। मैं एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस फ्रेश का। रिलायंस फ्रेश ने पूरे इंडिया में अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले हुए हैं, पता नहीं कितने तरह का माल पड़ा है। अगर टूथपेस्ट है तो 20 कंपनियों के टूथपेस्ट पड़े, साबुन है तो 50 कंपनियों की हैं। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो इतना माल है वहाँ पे, आप सोचो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। 31 मार्च को स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है बैलेंस शीट डेट को, तो डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करना पड़ेगा आपको। क्यों, कस्टमर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। नहीं सर, रात को वैल्यूएशन हो जाएगी, एक रात में तो नहीं हो सकती, और अगले दिन दुकान भी बंद नहीं कर सकते, दुकान का नुकसान है। आपने रात को गिनी थी 20 टूथपेस्ट है, सुबह 4 कस्टमर उठा के ले गए, फिर 16 रहेगी तो दोबारा वैल्यूएशन करेंगे। AS2 ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स को जहाँ पे रिटेल में माल बिकता है उनकी वैल्यूएशन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका दे रखा है, रिटेल वैल्यू मेथड। इन्होंने क्या बोला था हमसे कि आप, मैंने एग्जांपल ये बताया था कि ओपनिंग स्टॉक, इन्होंने एग्जांपल में ये बताया था कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और रिटेल वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक और परचेज 10,000, 12,000, फिर 1 लाख, 1.5 लाख। सोल्ड, रिटेल वैल्यू सोल्ड है जी हमारे पास 1,12,000 की। ये इंफॉर्मेशन है। जिंदल सर ये क्या लिखा, डिपार्टमेंटल स्टोर को पता होता है कि जो माल हमारे पास आ रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी रिटेल वैल्यू कितनी है। आपको क्या लगता है, किसी साबुन के ऊपर MRP लिखा हुआ है 10 रुपये, तो क्या दुकानदार को 10 रुपये में आ रही है? अगर उसको 10 रुपये में आएगी और वो 10 रुपये में बेचेगा तो क्या वो कमा लेगा कुछ? नहीं। जो उसके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर से बिल आता है ना, वो होता है 6 रुपये का, वो उसकी कॉस्ट है। और जब वो कस्टमर को बेचता है, वो बेचता है 10 रुपये में MRP पे, क्योंकि आजकल तो स्कैनर है, वो बार कोड स्कैन कर लेते हैं, जितना MRP होता है उसके ऊपर आ जाता है। तो दुकानदार को पता होता है कि इसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी रिटेल वैल्यू कितनी है। तो करना कुछ नहीं, ना कोई फिजिकल वैल्यूएशन करनी है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि क्लोजिंग स्टॉक की रिटेल वैल्यू कितनी बच गई है आपके पास,
वो कैसे पता लगेगा? इसका टोटल मारो। हमारे पास पूरे साल में 1,62,000 रुपये की रिटेल वैल्यू का माल आया है पूरे साल में, और हमने उसमें से 1,12 का माल बेच दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया 50,000 का, और ये रिटेल वैल्यू पे है क्योंकि मैंने कॉलम कौन सा यूज़ किया? रिटेल वैल्यू का। तो 50,000 रुपये की रिटेल वैल्यू का माल मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो AS2 कहता है लो ऐश करो, सिंपल सी इक्वेशन लगा लो। 1,10,000 रुपये की कॉस्ट है, 1,10,000 रुपये की कॉस्ट है, 1,62,000 की रिटेल वैल्यू के लिए। नहीं समझे? 1,62,000 का अगर रिटेल वैल्यू है तो कॉस्ट है 1,10, और अगर 50,000 की रिटेल वैल्यू है तो कॉस्ट कितनी? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अलाउड है, शॉर्टकट। बस आपको ये पता करना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ उसकी रिटेल वैल्यू कितनी है। तो ये इक्वेशन लगा दो कि हमने 1,10 की कॉस्ट का माल पूरे साल में खरीदा था, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड से पता लग जाता है। उसकी टोटल इतनी रिटेल वैल्यू थी, ये भी पता लग जाता है। इतने रुपए का माल बचा हुआ है, तो आप इसकी कॉस्ट निकाल लो। फिर मैंने आपको फीफो भी बताया था कि फीफो भी अलाउड है। फीफो में क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे, हम उसमें बोलेंगे 1,00,000 की कॉस्ट है तो 1.5 लाख रुपए की रिटेल वैल्यू है। अगर 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है तो 1.5 लाख रुपए की रिटेल वैल्यू है, तो 50,000 की रिटेल वैल्यू के लिए कॉस्ट कितनी है? 1/3 हो जाएगी। फीफो क्यों ले रहे हैं सर? ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक बिक गया होगा सारा, तो परचेज में से माल बचा होगा। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक सारा बिक गया होगा, परचेज में से माल बचा होगा। ये बात हमने पढ़ी थी क्लास में बेटे। ये दोनों वैल्यूएशन अलाउड है, आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन पेपर में आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं, वेटेड एवरेज लगा रहे हैं या फीफो लगा रहे हैं रिटेल वैल्यू के लिए। तो ये आपको दे रखा होगा क्वेश्चन, पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। कुछ नहीं करना, टोटल कॉस्ट लगानी है, टोटल रिटेल वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला लगा देना, इतनी रिटेल वैल्यू के लिए इतनी कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कितनी कॉस्ट। ये बात मैंने आपको क्लास में, ये देखो आप, ये एग्जांपल के हिसाब से समझाई थी। एक फीफो समझाया था, एक एवरेज मेथड समझाया था। ये पूरी बात क्लास में मैंने फीफो वेटेड एवरेज नहीं समझाया आपको, मैंने आपको रिटेल वैल्यू जो डिफरेंट मेथड है जो कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा आपने वो समझाया। ये फीफो वीफो सर पेपर में नहीं आते, अकाउंट्स के पेपर में। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी कराया, देखो आप, ये रहा जी एग्जांपल। अच्छा जी, फिर हम आगे थे कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे कि कौन कौन से आइटम कॉस्ट में नहीं आते। रॉ मटेरियल आते हैं, हाँ जी। डायरेक्ट वेजेस आती हैं, हाँ जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, हाँ जी। अदर कॉस्ट आती है, हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ना। सेलिंग ओवरहेड्स आते हैं ना, सिर्फ फैक्ट्री तक लेने होते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल लॉसेस लेने, एबनॉर्मल लॉसेस तो P&L में जाते हैं, नहीं। इंटरेस्ट लेना है कॉस्ट में, नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना, सेलिंग नहीं लेना, एबनॉर्मल लॉस नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना। हाँ, ब्याज ले सकते हैं, इसका एक एक्सेप्शन भी था, AS 16। अगर कोई इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन पूरी कर दे तो AS 16 ब्याज को प्रोडक्शन में ऐड करने की इजाज़त देता है। वैसे आमतौर पे जो इंटरेस्ट है वो एक फाइनेंसिंग मैटर है, उसका गुड्स की प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन AS 16 कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया और कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाते हो, क्वालिफाइंग एसेट आपकी इन्वेंट्री है, तो ब्याज कैपिटलाइज कर सकते हो, वो एक स्पेसिफिक रूल है। AS 2 के हिसाब से ब्याज कैपिटलाइज नहीं होता, तो पेपर में लिखाना कि जी AS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज कर सकते हैं, वैसे नहीं कैपिटलाइज होता, क्योंकि ब्याज एक फाइनेंसिंग मैटर है और हम यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं। फिर एम्प्टी बॉटल्स पे आ गए थे हम।
आजकल तो कल्चर है, बच्चे 1 सेकंड में समझ आते हैं। इतने सारे बार बने पड़े हैं सर, डिस्कोथिक्स खुले पड़े हैं, बार खुले पड़े हैं, लोग वहाँ जाते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, बैठ के बियर और शराब पीते हैं। एक बंदा बैठे बैठे 5 बोतल बियर की पी गया, बियर पी के पेट में डाल ली, बोतल वहीं छोड़ आया। बोतल थोड़ा ना लेके आते हैं, ये जितने लोग ड्रिंक करते हैं ये बोतलें थोड़ा ना, भाई बोतल खाली हो गई वो तो दुकानदार की है ना, वो तो रेस्टोरेंट ओनर की है ना, वहीं छोड़ देते हैं। जो पब वाले हैं या कोई आपका बार वाले हैं, बोतलें वहीं रह जाती हैं। वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग ड्रिंक करते हैं, बॉटल्स खाली छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो पब ओनर है या रेस्टोरेंट ओनर है या वो जो बार ओनर है, वो बॉटल्स का क्या करता है? बॉटल्स को फेंकता नहीं है, बॉटल्स की भी वैल्यू होती है। तो इसलिए एम्प्टी बॉटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एम्प्टी बॉटल्स। मुझे एक बात बताओ, मिस्टर रावण मदिरा पान करने के लिए एक पब में गए, उन्होंने दारू पी, खुद दबा के 10 बोतल में ही छोड़ा है, और वेटर ने वो 10 बोतलें उठा के अंदर रख ली। मुझे सिर्फ इतना बता दो, बोतल के पैसे किसने दिए? कस्टमर ने। तो दुकानदार को तो बोतल फ्री में मिल गई, उसकी कॉस्ट क्या है? नील। तो अगर उसके पास एम्प्टी बोतल का स्टॉक पड़ा है तो वो अगर उसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहे तो नील कॉस्ट पे दिखाएगा, वो लिखेगा स्टॉक ऑफ एम्प्टी बोटल्स। सर लिखने की क्या, फिजिकली उसके पोजेशन में है, बैलेंस शीट में तो दिखाएगा लेकिन वैल्यूएशन नील होगी उसकी। ये रहा, इफ एनी एंटरप्राइज वांट्स टू शो stock of empty bottles in balance sheet, then such disclosure should be made at nil value because nothing is paid for the type of inventory। जो पी के गया वो दे के गया पैसे, हमारे लिए तो बोतल खाली है सर, बोतल फ्री में उठा ली, हमने अंदर रख ली। हाँ सर मैं ध्यान रखूंगा, मैं जब अगली बार पीने जाऊंगा बोतल भी साथ में ले गया। हाँ ले आना बेटे बोतल साथ में, घर पे पिताजी इंतजार कर रहे हैं ना। कोई माँ बाप नहीं कहते कि हमारे बच्चे पिए ना। कभी ट्रंप का आपने भाषण सुना है? ट्रंप को लोग सटका हुआ कहते हैं ना, सटका हुआ। ट्रंप का कभी आप भाषण सुनना, एक भाषण में उसने बोला था कि मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था, और उसने मुझे इस जीवन में एक ही बात बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रिंक मत करना। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख। वो कहता है वो बॉडी में मेरे से तगड़ा था, उसकी पर्सनैलिटी मेरे से ज़्यादा थी, पर वो अल्कोहलिक होने की वजह से पहले ही मर गया, और वो जाते था स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए मेरे को पाठ पढ़ा गया। और आप मान सकते हो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और कंट्री का प्रेसिडेंट भी रह चुका, दुनिया की सबसे मजबूत कंट्री का, और वो ड्रिंक नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता। और क्या एग्जांपल चाहिए बताओ? नहीं सर आपको क्या पता, आप पी के तो देखो, बड़ा मज़ा आता है सर। आता है सर, शॉर्ट टर्म आता है, लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट बहुत बुरे हैं सर। सर हमने फिल्मों में देखा है, ये बॉलीवुड के एक्टर्स पे, अरे ये नकली लोग हैं सब, इनको मत फॉलो किया करो, ये सब नकली लोग हैं, दोगलापन है इनका। हमारे समाज का बेड़ा कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं ताकि इनके बच्चे इनकी करतूतें यहाँ ना देखें, और ये हमारे बच्चों को खराब कर देते हैं, अपने बच्चे बचा लेते हैं। मत मत फॉलो करना है तो अच्छी पर्सनैलिटीज को करो। नहीं सर वो तो बोरिंग लोग हैं, गलत लोगों को आप फॉलो करते हैं। ये शो बिजनेस में है, ये तो न्यूज़ में आने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं लोग, लेकिन हमारे बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, इट विल इंक्रीज योर लाइफ साइकिल, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। स्मोकिंग तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, पोल्यूशन कितना है एनवायरनमेंट में। अरे सर छोड़ो ना, क्यों भाषण दे रहे हो ना सर, पापा भी ये कहते रहते हैं, मम्मी भी ये कहती रहती हैं, अब आप भी शुरू हो गए सर, चलो छोड़ो। ये देखो आप, दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर लिकर इज सोल्ड। जहाँ पे शराब बेची जाती है वहाँ पे एम्प्टी बॉटल्स का स्टॉक आ जाता है इनके पास, बार्स की बात हो रही है। ये डिस्क्लोजर ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो समझाए थे मैंने आपको कि जब फिनेंशियल रिपोर्ट प्रिंट होती है तो ये बातें लिखनी पड़ती हैं। बस ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।